साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र नियम 2021 को अधिसूचित किया है, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन जुरिडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, द स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन रूल 2021। तो देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या सीपीए 2019 के प्रावधानों के तहत इन नियमों को अधिसूचित किया है। यह जो निर्णय लिया गया, यह निर्णय अधिकार क्षेत्र से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के कारण लंबित मामलों में वृद्धि और मामलों के निपटान में होने वाली देरी के कारण लिया गया है। सीपीए अर्थात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके लिए इसके तहत उपभोक्ता संबंधी विवादों का समय पर और प्रभावी प्रशासन एवं निपटान के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किया गया है। सीपीए 2019 को सीपीए 1986 के स्थान पर लाया गया है। सीपीए 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अधीन उपभोक्ता संबंधी विवादों के समाधान के लिए तीन स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, ये 3 स्तर हैं शामिल है। यह उपभोक्ता आयोग के प्रत्येक स्तर के धन संबंधी अधिकार क्षेत्र को भी निर्धारित करता है। अब जो तीनों स्तर के आयोग हैं उनके बारे में बात करें और मौजूदा प्रावधानों के तहत अधिकार जो क्षेत्र है और जो नया धन संबंधी अधिकार क्षेत्र है, उन दोनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिला आयोग की। तो इसमें जो मौजूदा प्रावधान है, इसके तहत जो अधिकार क्षेत्र इसका क्या है, 1 करोड़ रुपए तक है, जबकि नए धन संबंधी अधिकार क्षेत्र में इसको 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है। जबकि राज्य आयोग के पास जो मौजूदा प्रावधान है उसके तहत 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए के बीच का अधिकार क्षेत्र है, और नए धन संबंधी अधिकार क्षेत्र में इसको 50 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है, मतलब घटाया गया है। वहीं राष्ट्रीय आयोग के जो मौजूदा प्रावधानों के तहत अधिकार क्षेत्र है, ये 10 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसके पास नया धन संबंधी अधिकार क्षेत्र के तहत इसको 2 करोड़ रुपए से अधिक के जितने भी मामले हैं वो राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत कर दिए गए हैं। यहां बात कर लेते हैं उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत निम्नलिखित व्यवस्थाएं प्रदान की गई। पहला व्यवस्था क्या है, यदि किसी शिकायत के तहत वस्तुओं का विश्लेषण या परीक्षण करना आवश्यक नहीं है तो ऐसे शिकायतों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना। साथ ही किसी शिकायत के तहत वस्तुओं का विश्लेषण या परीक्षण करना आवश्यक है तो 5 महीने के भीतर निर्णय देना है। ठीक है, तो दोनों अलग है। यदि परीक्षण करना आवश्यक नहीं है तो 3 महीने के भीतर, यदि परीक्षण करना आवश्यक है तो 5 महीने के भीतर निर्णय देना है। दूसरा प्रावधान है ई दाखिल पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। तीसरा, मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान करने का भी विकल्प इसके तहत दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के लिए आधिकारिक चीनी नामों की घोषणा की है। तो यहां आप मैप में देख सकते हैं मुख्यतः 3 बिंदुओं पर या 3 स्थानों पर विवाद है। तो इनको जो नाम इन्होंने दिया है आप मैप में देखिए, अक्साई चाइना एरिया को वेस्टर्न सेक्टर, सिक्किम एरिया को सेंट्रल सेक्टर, और जो नेफा एरिया है मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा उसे ईस्टर्न सेक्टर नाम दिया गया है चाइना के द्वारा। इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसके तहत जो आधिकारिक चीनी नाम दिए गए, इसके तहत 15 स्थानों जिसमें आवासीय क्षेत्र, पहाड़ों, नदियों इत्यादि सहित के लिए मानकीकृत नामों का उपयोग किया गया है। साथ ही उनके सटीक निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स और मानचित्र भी निर्धारित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश को चीन के मानचित्रों में जांगनान या दक्षिण तिब्बत के रूप में दर्शाया गया है, जो नेफा वाला इलाका है, एरिया है। इस नवीनतम सूची को एक नए सीमा सुरक्षा कानून से पहले जारी किया गया है। यह कानून 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। इस विधान में चीन में सेना से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक विभिन्न एजेंसियों के लिए सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी को निर्धारित किया गया है। इसके उत्तर में भारत ने कहा है कि बीजिंग अर्थात चाइना का यह कदम इस तथ्य को बदल नहीं सकता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। भारत चीन सीमा विवाद में 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC शामिल है।
इस सीमा को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है जहां पर विवाद है। पहला पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र आप मैप में देख सकते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, अस्काई चाइना एरिया। यह 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित जॉनसन रेखा से संबंधित है। इसके तहत अक्साई चीन को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर रियासत का भाग माना गया था। हालांकि चीन जॉनसन रेखा को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा मध्य क्षेत्र, सेंट्रल सेक्टर सिक्किम एरिया। इसके बारे में देखें तो देखिए, यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और चीन ने सामान्य तौर पर सहमत क्षेत्रों के मानचित्रों का आदान प्रदान किया है। तीसरा पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न सेक्टर या नेफा एरिया। तो देखिए, इस क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को लेकर विवाद है। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने LIC, GIC तथा न्यू इंडिया को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता अर्थात DSSI के रूप में बरकरार रखा है। तो इसके बारे में बात करें तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, भारतीय सामान्य बीमा निगम जिसे GIC कहते हैं, और न्यू इंडिया को वर्ष 2020-21 के समान ही वर्ष 2021-22 के लिए भी DSIIS अर्थात प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता के रूप में बनाए रखा गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI वार्षिक आधार पर प्रणालीगत महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता DSSI को निर्धारित करता है। जो DSSI है अर्थात प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता ऐसे आकार, बाजार महत्व और घरेलू एवं वैश्विक रूप से परस्पर जुड़े बीमाकर्ताओं को संदर्भित करता है जिनके संकटग्रस्त या विफल होने से घरेलू वित्तीय प्रणाली में व्यापक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बीमा संबंधी सेवाओं की बाधा रहित उपलब्धता हेतु इनका निरंतर कार्यशील रहना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बीमाकर्ता के रूप में इतने विशाल या महत्वपूर्ण होते हैं कि इन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता है। आगे देखते हैं। DSSI अर्थात प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता के निर्धारण हेतु जो मानदंड हैं, इसमें पहला है सकल राजस्व के संबंध में परिचालन के आकार सहित कराए गए बीमा के प्रीमियम और प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति के मूल्य के आधार पर। दूसरा, एक से अधिक क्षेत्राधिकार में वैश्विक गतिविधियों के आधार पर। DSSI के महत्व के कारण इनके लिए प्रणालीगत जोखिमों और नैतिक खतरों के मुद्दों से निपटने के लिए अतिरिक्त विनियामक उपाय किए गए हैं। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक DSIV या बैंक जिन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता है का निर्धारण करता है। SBI, ICICI और HDFC बैंकों को वर्ष 2020-21 के लिए DSIV के रूप में निर्धारित किया गया है। महत्वपूर्ण घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक के रूप में निर्धारित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस PNG में 15% हरित हाइड्रोजन का मिश्रण करने की योजना बना रही है। तो देखिए, यह कदम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा, साथ ही वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ बनने संबंधी भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक भी होगा। हाइड्रोजन और PNG मिश्रण का उपयोग घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोग के लिए किया जाएगा। यह पहल जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन NHEM का भाग होगी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का उद्देश्य हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन का उत्पादन करना और इसके व्यावसायिक उपयोग को सक्षम बनाना है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जल के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत जल विद्युत, पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न विद्युत का उपयोग किया जाता है। हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लाभ क्या हैं? पहला लाभ है यह ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। पेट्रोल के दहन की तुलना में हाइड्रोजन लगभग 2 से 3 गुना अधिक दक्ष है। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रिड द्वारा भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है जो नवीकरणीय ऊर्जा है। तीसरा, बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन ऊर्जा के भंडारण व चार्जिंग में लगने वाले समय के संदर्भ में बेहतर होते हैं,
परंतु हरित हाइड्रोजन के उत्पादन संबंधित कुछ चुनौतियां हैं। जैसे पहला, हरित हाइड्रोजन को उत्पादन करने की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा, इस हेतु उच्च स्तरीय अनुसंधान और विकास की आवश्यकता होती है। तीसरा, गैसीय रूप से या गैसीय रूप में हाइड्रोजन का परिवहन करना, क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति की होती है, यह भी काफी चुनौतीपूर्ण है। हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने संबंधी जो इनिशिएटिव लिए गए हैं या पहल हैं, उनमें पहला है NHEM अर्थात राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा कार्य योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का हाइड्रोजन और ईंधन सेल कार्यक्रम। तीसरा, हरित हाइड्रोजन को नवीकरणीय खनिज संबंधित दायित्व के तहत लाने की योजना। अब हाइड्रोजन की क्या विशेषता है, इन विशेषताओं को पॉइंट वाइज देख लें। तो पहला है कि यह रंगहीन और गंधहीन गैस है। दूसरा, इसका आसानी से स्वाभाविक रूप से दहन नहीं किया जाता है या दहन नहीं होता है। गैसोलीन का प्रज्वलन बिंदु 5000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हाइड्रोजन का 570 डिग्री सेल्सियस है। तीसरा, यह सबसे हल्की गैस है। चौथा, अत्यंत कम क्वथनांक बिंदु का होना। कितना है क्वथनांक बिंदु इसका? -253 डिग्री सेल्सियस। पांचवा, उच्च तापमान पर दहन कितना है? 3000 डिग्री सेल्सियस। छठा, दहन के दौरान लौ उत्पन्न नहीं करती है। और सातवां है स्वच्छ दहन, यह कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन नहीं करती, इसलिए इसमें स्वच्छ दहन होता है। आगे चलते हैं। अगला है, नीति आयोग ने बांस विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला के माध्यम से इसमें भाग लेने वालों द्वारा बांस मूल्य श्रृंखला से संबंधित सभी घटकों की पूरी जानकारी ली गई है। बांस मूल्य श्रृंखला में रोपण, उत्पादन, प्रसंस्करण, मानकीकरण और उपयोग शामिल है। बांस के बारे में बात करें तो बांस तेजी से वृद्धि करने वाली एक घास है। यह सामान्यतः एक लकड़ी जैसा होता है। यह उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और मृदु समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। बांस की विविधता के मामले में भारत दूसरे स्थान पर, जबकि चाइना पहले नंबर पर है। बांस की कृषि के लाभों की बात करें तो इसमें पहला है, इससे जल का संरक्षण होता है। यह सतह से जल के वाष्पीकरण को कम करता है। दूसरा, इसमें क्षतिग्रस्त मृदा में सुधार करने और उसे बेहतर बनाने की विशेष क्षमता होती है, इसलिए यह निम्नीकृत मृदा का पुनरुद्धार करने के लिए एक आदर्श विकल्प है। बांस के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग निर्माण सामग्री, कृषि उपकरण, फर्नीचर, संगीत वाद्य यंत्र, खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, बड़े बांस आधारित उद्योग जैसे कि पेपर की लुगदी, रेयान इत्यादि में या पैकेजिंग इत्यादि में भी किया जाता है। बांस की कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें पहला है, रोपण और नर्सरी में वृद्धि करने तथा बांस संबंधी उत्पादों के विकास के लिए 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। दूसरा, इस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास के लिए वर्ष 2018-19 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन आरंभ किया गया था। तीसरा, भारतीय वन अधिनियम 1927 को वर्ष 2017 में संशोधित कर बांस को वृक्ष की परिभाषा से हटा दिया गया। मतलब पहले इसे वृक्ष माना जाता था, अब इसे वृक्ष नहीं माना जाता है। इस प्रकार अब वनों के बाहर उगाए जाने वाले बांस को कटाई और परिवहन के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेड़ों के काटने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। अगला है, परमाणु तंत्र में अत्यंत कम तापमान पर तरंगों के बीच लंबे समय तक रहने वाले सह संबंधों का लाभ प्रभावी क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए उठाया जा सकता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने अविनाशी विधि द्वारा माइक्रो केल्विन तापमान पर शीतल किए गए परमाणुओं के स्पिन गुणों को मापने के लिए एक तकनीक तैयार की है। इससे पहले इन गुणों का मापन करने वाली तकनीक विनाशकारी थी और मापन के दौरान परमाणु नमूने को बाधित करती थी। स्पिन क्या होता है? स्पिन जो है यह परमाणुओं और प्राथमिक कणों जैसे इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉन की एक मौलिक क्वांटम विशेषता होती है। जैसे ही परमाणुओं को अत्यंत कम तापमान पर शीतल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, उनकी स्पिन सुसंगतता, कोहेरेंस जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए यह स्थिति क्वांटम कंप्यूटरों के लिए बेहतर होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो यह क्वांटम थ्योरी के सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी विकसित करने पर केंद्रित है। यह क्वांटम, जिसमें परमाणु और उपपरमाणु दोनों शामिल हैं, तो यह क्वांटम स्तर पर ऊर्जा एवं पदार्थ की प्रकृति व व्यवहार की व्याख्या करती है। पारंपरिक कंप्यूटरों के तहत 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले बिट्स का उपयोग करके जानकारी संग्रहित की जाती है। देखिए, पारंपरिक कंप्यूटर में क्या होता है, इसके तहत 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले बिट्स का उपयोग करके जानकारी संग्रहित की जाती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर के तहत एक ही समय में 0
वन या दोनों के रूप में जानकारी को एनकोड या कोडबद्ध करने के लिए क्वांटम बिट्स या क्वेबिट्स का उपयोग किया जाता है। क्वांटम भौतिकी के दो प्रमुख सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। कौन से सिद्धांत? पहला सुपरपोजिशन और दूसरा है एंटेंगलमेंट। तो पहले सुपरपोजिशन की बात करें, जिसे हिंदी में अधिस्थापन कहते हैं। इसका आशय यह है कि प्रत्येक क्वेबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। दूसरा एंटेंगलमेंट, इसका अर्थ यह है कि सुपरपोजिशन में क्वेबिट को एक दूसरे के साथ सहसंबंध को रिलेटेड किया जा सकता है, अर्थात एक ही स्थिति चाहे वह 1 हो या 0 हो, दूसरे की स्थिति पर निर्भर हो सकती हैं। अन्य सुर्खियों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 या ये शॉर्ट में अप्शा कहते हैं। तो गृह मंत्रालय ने अप्शा को संपूर्ण नागालैंड में 30 दिसंबर 2021 से और 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। अप्शा वर्तमान में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभावी, इस पर 5 जगहों पर। आगे बात कर लेते हैं चुनावी बॉन्ड के बारे में। तो चुनावी बॉन्ड की बिक्री 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुलेगी। चुनावी बॉन्ड ब्याज मुक्त धारक लिखत है, ब्याज मुक्त है, ध्यान रखिएगा। ये राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से दान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भारत का कोई भी नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित संस्थान चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। ये बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होते हैं। इन्हें 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में बेचा जाता है, मतलब 5 कैटेगरी में। भारतीय स्टेट बैंक एकमात्र अधिकृत बैंक है जो चुनावी बॉन्ड का विक्रय कर सकता है, मतलब बेच सकता है। इसको खरीदने के लिए पात्रता क्या है? ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने हाल ही में हुए आम या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए हैं, वही इसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके प्राप्त करता है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रतिपूर्ति की बात करें तो राज्य सरकारें देखिए चाहती है कि केंद्र सरकार वर्ष 2022 के बाद भी उन्हें जीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान करे। इससे उन्हें महामारी से उत्पन्न वित्तीय तनाव से निपटने में मदद मिलेगी। जीएसटी कानून के अनुसार जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व में हुई किसी भी तरह की कमी के लिए राज्यों को 5 वर्ष की अवधि हेतु केंद्र द्वारा प्रतिपूर्ति दी जाएगी, मतलब जुलाई 2022 तक, 2017 से 2022 तक। 2017 में जीएसटी लागू हुआ है। प्रतिपूर्ति के संसाधन जुटाने के लिए एक प्रतिपूर्ति उपकर वसूला जा रहा है, जिसके तहत जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर उन उत्पादों पर लगाया जाता है जिन्हें सिन गुड्स जिसमें स्वास्थ्य व समाज के लिए नुकसानदायक उत्पाद, उन्हें सिन गुड्स कहते हैं, या भोग विलास की वस्तुएं माना जाता है, जैसे कि तंबाकू और ऑटोमोबाइल। तो तंबाकू आपका सिन गुड्स है और ऑटोमोबाइल भोग विलास की वस्तु है। आगे चलते हैं स्माइल, जिसका पूरा नाम है वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता योजना, या इंग्लिश में सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज स्कीम। तो देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक छत्र योजना, मतलब अम्ब्रेला योजना स्माइल को तैयार किया है। इसे शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। इस योजना में भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपायों सहित विभिन्न व्यापक उपाय शामिल हैं। योजना की प्राथमिकताएं क्या हैं? पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास आदि निर्धारित की गई है। स्माइल में 2 उप योजनाएं शामिल हैं। पहला, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। दूसरा, भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। आगे बात कर लेते हैं वॉइस मेल सर्विस VMS और ऑडियो टेक्स्ट ATS या यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विसेज UMS के लिए लाइसेंस फ्रेमवर्क के बारे में। तो दूरसंचार विभाग के अनुसार वर्ष 2022 से एकीकृत लाइसेंस का हिस्सा होने के कारण BMS, ATS और UMS की पेशकश के लिए किसी अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में दूरसंचार विभाग BMS, ATS, UMS के लिए एकल या स्टैंड एलोन लाइसेंस जारी करता है। यह निर्णय प्रौद्योगिकी को लगातार आगे बढ़ाने तथा नए व्यापार मॉडल पर विचार करते हुए लिया गया है। इसमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और क्लाउड आधारित टेलीफोन मॉडल को भी शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं उच्च प्रदर्शन वाला ट्रांजिस्टर मॉडल। देखिए, भारतीय शोधकर्ताओं ने एल्युमिनियम गैलियम नाइट्राइड
हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर के लिए एक उद्योग मानक मॉडल विकसित किया है। इसके उच्च ब्रेकडाउन वोल्टेज के कारण इसका उपयोग हाई पावर रेडियो आवृत्ति सर्किट बनाने के लिए किया जा सकता है। रेडियो आवृत्ति सर्किट क्या होते हैं? आरएफ सर्किट। आरएफ सर्किट में एम्पलीफायर और स्विच होते हैं। इनका उपयोग वायरलेस ट्रांसमिशन में किया जाता है। यह ट्रांसमिशन अंतरिक्ष और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी होते हैं। इस प्रौद्योगिकी को अपने उच्च प्रदर्शन और दक्षता के कारण लोकप्रियता प्राप्त हो रही है। एल्युमिनियम गैलियम नाइट्राइड या हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों के प्रसारण के लिए उपकरणों की विकास लागत को काफी कम कर सकते हैं। कैसे? सर्किट की विद्युत के स्तर का विस्तार करके। आगे बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, साहित्य अकादमी ने 22 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें चूंकि 24 भाषाओं में होना चाहिए, तो इसमें जो 4 भाषाएं गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू हैं, इन भाषाओं में पुरस्कार घोषणा बाद में की जाएगी। तो अभी 20 भाषाओं के लिए की गई है। यदि साहित्य अकादमी की बात करें इस सम्मान की, तो देखिए, यह एक साहित्यिक सम्मान है। यह प्रतिवर्ष किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को प्रदान किया जाता है। संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी इस पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है। पुरस्कार में अलंकृत ताम्र पट्टिका वाली एक मंजूषा, एक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि शामिल है। साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संगठन है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। आगे बात कर लेते हैं भारतीय पेंगोलिन के बारे में। तो उड़ीसा ने भारतीय पेंगोलिन की पहली रेडियो टैगिंग पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य राज्य में इनके पुनर्वास प्रोटोकॉल को मानकीकृत करना है। पेंगोलिन के बारे में बात करें तो ये दंतहीन व निशाचर जीव हैं, मतलब रात्रि में निकलते हैं। ये विलों में रहते हैं और मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों को खाते हैं। इनका वितरण कहाँ पे है, कहाँ पाए जाते हैं? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में। इनके समझ संकट क्या है? स्थानीय उपभोग, इनको खाया जाता है मार के। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इसके मांस आदि के लिए अवैध शिकार। भारतीय 2 प्रकार के पेंगोलिन हैं जो भारत में पाए जाते हैं, भारतीय पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन। चीनी पेंगोलिन जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, जबकि भारतीय पेंगोलिन जो है ये आयुशियन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। आगे बात करते हैं चकमा और हाजोंग के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग, ध्यान रखिएगा, कहाँ संबंधित हैं? अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग के नागरिकता अधिकारों से संबंधित एक समिति ने कहा है कि वह उनकी किसी भी प्रकार से जनगणना किए जाने में सहयोग नहीं करेंगी। चकमा और हाजोंग के बारे में बात करें तो ये निर्जातीय लोग हैं। ये चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, जिनका अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। चकमा मुख्य रूप से बौद्ध हैं, जबकि हाजोंग जो हैं वो हिंदू हैं। वह वर्ष 1964-65 में पूर्वी पाकिस्तान से पलायन कर गए थे। इसका कारण क्या था? कर्णफुली नदी पर कप्ताई बांध के लिए उनका अपनी भूमि से वंचित होना था, वहां से हटाया गया था। साथ ही उन्हें धार्मिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा, इसलिए अंततः उन्होंने भारत में शरण मांगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।